बात करते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऐतिहासिक विकास रहा या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा, वो भी एक पार्ट होता है जिसको हम इंडियन पॉलिटी में कवर करते हैं। लेकिन यदि हम एज पर योर सिलेबस की बात करें, यदि हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बात करें, तो ध्यान रखेंगे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार या आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है केवल और केवल किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत हुई। यदि हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो आप जानते होंगे कि भारत का संवैधानिक विकास तो वहीं से शुरू हो जाता है जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। यदि हम बात करें अंग्रेजों के भारत में आगमन की, तो आप जानते हैं कि 1600 में, सन 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कहां पर हुई, लंदन में। और यही वो कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। कहने का मतलब ट्रेड मोनोपोली मिली थी कि यदि भारत में कोई व्यापार करेगा ब्रिटेन से, तो वो केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भारत में व्यापार नहीं करेगा। इसी के फलस्वरूप ध्यान रखेंगे शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास। और यदि हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ या 2 फेजेस में हुआ, जिसमें सबसे पहला चरण कहलाता है कंपनी रूल, यानी कि कंपनी के अधीन शासन। कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। और यदि हम कंपनी के अधीन शासन की बात करें, तो 1773 से लेकर 1857 का जो पीरियड रहा, इसमें हमारे देश में शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसमें हम केवल और केवल कंपनी के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह को कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया, तो उसके बाद हमारे देश में शुरुआत हुई क्राउन रूल की। कहने का मतलब अब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के महाराज और महारानी ने सीधा हमारे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसको हम कहते हैं कंपनी के अधीन शासन। क्राउन रूल या कंपनी के अधीन शासन जो चला 1857 से लेके 1947 तक। एक कहलाता है कंपनी रूल, कंपनी के अधीन शासन, और एक कहलाता है क्राउन रूल। अब यदि हम कंपनी के अधीन शासन की बात करें, तो कंपनी के अधीन ही हमारे देश में कुछ एक्ट्स बनाकर भेजे गए, कुछ अधिनियम बनाकर भेजे गए, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन किया करती थी। तो चलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा
उसके बारे में जरूर जानेंगे। सबसे पहले कंपनी रूल के तहत भेजा गया एक एक्ट जो कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए। अभी तक यानी कि 1773 से पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रशासन और व्यापार चला रही थी, लेकिन उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन 1773 में ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि अब हमारे द्वारा ही बनाए गए नियम और कानूनों के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, व्यापार करेगी और अपना प्रशासन चलाएगी। इसीलिए सबसे पहले भेजा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, लिखिए इस अधिनियम के तहत। एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 years। इसके तहत लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि अगले 20 साल तक भारत में केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी, उसके अलावा और कोई व्यापार भारत में नहीं करेगा। आप जानते होंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मुख्यालय हुआ करते थे, जो कौन कौन से थे? एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो तीनों ही मुख्यालयों को कहा जाता था प्रेसिडेंसीज, और तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी में ही एक गवर्नर हुआ करता था, एक बंगाल का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर और एक बॉम्बे का गवर्नर। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही एक और काम किया गया, बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ा दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। कहने का मतलब जिसे अभी तक कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हिंदी में लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ध्यान रखेंगे बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत 1774 में स्थापना हुई भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की। और ध्यान रखेंगे जो कहां पर स्थापित किया गया, कलकत्ता, कलकत्ता में। और ध्यान रखेंगे इसी में चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बनाया गया लॉर्ड एलिजा इम्पे को। लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला चीफ जस्टिस, सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश। ये वो महत्वपूर्ण काम थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुए। कहने का मतलब अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक, उसके प्रोप्राइटर्स चला रहे थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस कानून के अकॉर्डिंग चलेगी, उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट कहां से बनाकर भेजेगी, ब्रिटेन से बनाकर भेजेगी। इसके बाद कुछ और एक्ट भी आए, जैसे ये नोट कर लिया सबने, जैसे इसके बाद भेजा गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्ट का ईयर और नाम याद रखेंगे। इसके बाद भेजा गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और ध्यान रखेंगे इसी पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण काम हुआ जो आपको याद रखना है, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग अलग किया गया। कंपनी से व्यापार और प्रशासन को पृथक किया गया या अलग अलग किया गया।
अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार और प्रशासन दोनों को ही संभालने का काम किया करते थे। गवर्नर के अधीन डेप्यूटी गवर्नर और 24 सदस्य जिन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कहा जाता था निदेशक मंडल। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया था और ये प्रोविजन किया गया, ये कानून बनाया गया कि अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जो निदेशक मंडल है, ये संभालेंगे कंपनी का व्यापार। और जो कंपनी का प्रशासन रहेगा, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, अब वो शक्तियां होंगी किसके पास? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो एक बोर्ड बनाया गया जिसे कहा गया नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कहा जाता था, जिसका गठन किया गया था लंदन में, इंग्लैंड में। और ध्यान रखेंगे, इसमें कुल 6 मेंबर्स हुआ करते थे, इसमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। कहने का मतलब, यदि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है या कोई भी फैसला लिया जाता है, तो उस पर नियंत्रण था किसका? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। कहने का मतलब, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उस फैसले को रद्द करने की शक्ति रखता था। आधे लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, और आधे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अब आप खुद बताइए क्या किया जाए। जो लोग क्लास में लेट जुड़े हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, हमने शुरू किया है इंडियन पॉलिटी, हमने शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था चलती है भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, तो अंग्रेज तो सन 1600 से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, अपना प्रशासन कर रहे थे, अपना प्रशासन चला रहे थे। तो हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये हम पढ़ रहे हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप क्लास में लेट जुड़े हैं तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। मैंने आपको बताया कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्थापित हुई थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने भारत में आकर अपना व्यापार और प्रशासन शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार शुरू करने से लेकर जो आजादी तक का पीरियड है, उसी में हमारा संवैधानिक विकास हुआ, उसी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कंपनी रूल, कंपनी के अधीन शासन। कंपनी रूल का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1773 से लेकर 1857 तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और उसके बाद 1857 से 1947 तक या 1858 से 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश में शासन किया। अब हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं कंपनी रूल, कंपनी के अधीन शासन। और मैंने आपको बताया कि 1773 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स या उसके मालिक चलाया करते थे, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी।
लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 20 साल के लिए दिया जाएगा और 20 साल के बाद उसे रिन्यू कर दिया जाएगा, उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो बस फिर क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी के तहत मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 इयर्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 20 साल तक भारत में व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं करेगा। दूसरा काम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो ये डिसाइड किया गया कि जो अभी तक कहलाता है बंगाल का गवर्नर, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अब मद्रास और बंबई के गवर्नर भी उसी के अंडर काम करेंगे, उसी के अधीन काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। हालांकि यदि बंगाल के सबसे पहले गवर्नर की बात की जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन यहां पर हम गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कहां पर की गई? कलकत्ता में। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसका चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया, या लॉर्ड एलिजा इम्पे बना सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला चीफ जस्टिस। यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे बताइए यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं। सर इंडिया में सबसे पहले कौन गवर्नर आया था? बेटे सवाल ये है कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? मैंने आपको बताया रॉबर्ट क्लाइव। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? मुझे बता दीजिए। अब यदि कोई क्लास में आकर जुड़ेगा तो उसको समझ में आए सारी बातें, अब इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है ना? सर लॉर्ड एलिजा इम्पे मैन था? जी हाँ बिल्कुल मैन था। रितेश पूछ रहे हैं सर गांधीयन एरा नहीं पढ़ना। मेरे भाई ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, पॉलिटी की क्लास चल रही है। ऊपर देखो ना क्या लिखा हुआ है, कम से कम बोर्ड पर लिखा हुआ तो देखो। ये पॉलिटी की क्लास चल रही है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए। तो मैंने आपको बताया कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया
तो उसके बाद उसमें जितनी जितनी कमियां थी, जितनी जितनी खामियां थी, उन सबको दूर करते हुए उसमें एक संशोधन किया गया, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। उसी को क्या कहते हैं? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। और उसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम। और मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो प्रशासन हुआ करता था वो कौन चलाता था? गवर्नर, गवर्नर के नीचे डेप्यूटी गवर्नर और इसके नीचे 24 मेंबर, जिन्हें कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कहा जाता था निदेशक मंडल। भाई हर एक कंपनी में टॉप मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी का व्यापार और प्रशासन अलग अलग कर दिया गया। ये कहा गया कि कंपनी को या कंपनी का व्यापार चलाने वाला मंडल अलग होगा और प्रशासन चलाने वाला मंडल अलग होगा। तो कंपनी का जो व्यापार है वो कौन चलाएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इंग्लैंड में, लंदन में, जिसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। तो कहने का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के हाथों में रहेगा और जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतना मैंने आपको बताया। अब याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कितने साल के लिए मिला? 20 साल के लिए। 1773 में 20 साल के लिए मिला, तो 1773 का मतलब है कि वो 20 साल का अधिकार कब खत्म हो जाएगा? 1793 में, 1793 में। तो बस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ही रिन्यू करने के लिए एक्ट भेजा गया 1793 में, जो कहलाता है 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का। मन कर रहा है फोन पटक दूं, बार बार वीडियो रुक जा रही है नेटवर्क से। अरे फोन पटक देंगे तो फिर कैसे क्लास चलेगी? फिर इंस्टाग्राम पे रील बना बना के कैसे डालोगे अगर फोन पटक दिया तो? यहां तक की बात क्लियर है? तो 1793 में आया चार्टर एक्ट। सबसे पहला काम क्या करना था भाई? कंपनी को जो ट्रेड मोनोपोली मिली थी 20 साल के लिए, 20 साल का जो व्यापारिक एकाधिकार मिला था, अब उसे क्या करना है? बढ़ाना है। तो कहने का मतलब लिखेंगे ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was extended for 20 years। लिखेंगे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए।
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार या कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, जो नियंत्रक मंडल बना था, जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें 6 मेंबर थे, अब ये स्थापित किया गया था। कहां पर? ये स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। तो अभी तक इसके सदस्यों के जो वेतन भत्ते थे, जो सैलरीज थी, वो ब्रिटेन से ही दी जा रही थी, लेकिन अब डिसाइड किया गया कि वो भारत से दी जाएगी। लिखेंगे द सैलरीज ऑफ members of board of control salaries of members of board of control लिखेंगे was started paying from Indian revenue। हिंदी में लिखेंगे नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे कि अब उनके वेतन इंग्लैंड से नहीं बल्कि भारत से दिए जाएंगे। ये काम हुआ 1793 के चार्टर एक्ट में। और ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1793 को स्थापना हुई सिविल सर्विस की, नागरिक सेवा की, साथ में रेवेन्यू बोर्ड की। ये आप लिख सकते हैं 1793 में ही स्थापना हुई रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस। हिंदी में लिखेंगे राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस। सारे के सारे काम हुए 1793 को। सर एकाधिकार क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, एकाधिकार का मतलब है किसी चीज का अधिकार केवल एक ही के पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप करियर विल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप करियर विल में जिस बैच पे पढ़ रहे हैं उस बैच में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाने का एकाधिकार मेरे पास है। कहने का मतलब मैं ही आपके बैच में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं पढ़ाएगा। इसी तरीके से भारत में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं? ट्रेड मोनोपोली। इसी को आप कह सकते हैं व्यापारिक एकाधिकार। इसके बाद 20 साल और गुजरे और 20 साल के बाद एक और चार्टर भेजा गया 1813, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट 1813 के तहत 3 महत्वपूर्ण काम हुए।
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत 3 काम हुए। सबसे पहला काम, इन 1813 क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया। हिंदी में लिखेंगे, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। कहने का मतलब 1813 में भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिली थी। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, ये ईसाई मिशनरियां, वो ग्रुप हुआ करता था जो रिस्पॉन्सिबल था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ये कब आए भारत में? 1813 में आए। इसके बाद लिखेंगे 1 लाख रुपीस पर ईयर वॉज सैंक्शनड फॉर इंडियन एजुकेशन। लिखेंगे भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपीस पर ईयर वॉज सैंक्शनड फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए गए। कहने का मतलब 1 साल में भारत का जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी राजस्व होगा, उसमें से हर साल 1 लाख रुपए केवल और केवल भारतीय शिक्षा के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसके अलावा लिखेंगे ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड। लिखेंगे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एक्सेप्ट